हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल एवी लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। कुछ दिन पहले की बात है। अमित और मनाली नासिक में रहने आए थे। अमित की ट्रांसफर हुई थी और अब 5 साल के लिए उन्हें यहीं गुजर बसर करना था। इसीलिए अमित ने नासिक में ही थोड़े अंदर भीड़ भाड़ से दूर एक मकान किराए पे लिया था। घर काफी पुराना था लेकिन प्यारा था। अमित उसकी पत्नी मनाली और 7 साल की बेटी किया के साथ वहां रहने आया था। मनाली, कैसा लगा घर? घर? ये तो महल है, महल। हाँ, जरा पुराना है लेकिन बहुत ही सुंदर है। और हाँ, यहाँ ऊपर के कमरे को छोटी सी बालकनी भी है। चलो देखते हैं। बालकनी देखकर मनाली बहुत खुश हो जाती है। ओह वाह, कितनी अच्छी बालकनी है। मैं तो यहाँ फूलों के कुछ पौधे भी लगा सकती हूँ, है ना? बिल्कुल, और किया के लिए यहाँ एक झूला भी लगा देंगे। हाँ, बहुत खुश हो जाएगी किया। नासिक का मौसम बहुत बढ़िया था, इसलिए अमित अपने परिवार के साथ इस नए अनजान शहर में जल्दी सेटल हो गया। अब उनका रूटीन सेट हो गया था। अमित सुबह 9 बजे ऑफिस के लिए निकलता। मनाली उसे टिफिन दिया करती थी। उसके बाद किया को स्कूल के लिए रेडी करवाना, मार्केट जाना, घर की सफाई, किया को स्कूल से लाना। इस प्रकार धीरे धीरे सब सेटल हो गया। मम्मा, अब हम यहीं पे रहेंगे ना? हाँ बेटा, मैं पापा से कह दूंगी कि अब ये घर हमारी प्यारी गुड़िया के लिए खरीद ही लो। ये मुझे यहीं रहना है, कहीं नहीं जाना। हाँ तो बप्पा से प्रार्थना करो। छोटे बच्चों की प्रार्थना बप्पा जल्दी सुनते हैं। इस प्रकार हंसी खुशी दिन गुजर रहे थे। लेकिन एक दिन जब मनाली दरवाजे पे आए सब्जी वाले से सब्जी ले रही थी। दीदी, क्या आप यहाँ शहर में नए हैं? हाँ भैया, क्यों? आपने कैसे पहचाना? मनाली की बात सुन के सब्जी वाला थोड़ा परेशान सा दिखता है। उसे पसीना छूटने लगता है। वह डर डर के घर को देखने लगता है। भैया, क्या बात है? आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही। फिलहाल तो किराए पे है, लेकिन हम ये घर खरीदने की सोच रहे हैं। बहुत ही शांति और सुकून है यहाँ। मनाली की बात सुनकर सब्जी वाला बिना पैसे लिए वहाँ से जल्दी जल्दी भाग जाता है। सुनिए सुनिए भैया, आपके पैसे तो ले लीजिए। अजीब आदमी है। उस दिन रात को जब अमित घर लौटा तो किया सोई हुई थी और डाइनिंग टेबल पर खाना खाते खाते मनाली ने ये किस्सा अमित को सुनाया। बहुत ही अजीब बात है ना? हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगा। खैर जाने दो, शायद किसी टेंशन में होगा बेचारा। हाँ शायद, लेकिन तुम किसी पे ज्यादा भरोसा मत करना। हम यहाँ नए हैं। हाँ, तुम टेंशन मत लो। अमित, क्या तुम्हारी इस मकान मालिक से कुछ बातचीत हुई क्या? हाँ, अरे सॉरी, मैं बताना ही भूल गया। उन्हें ये घर बेचना है। सच? ओह, ये तो बहुत बढ़िया खबर है। और तभी किचन से कुछ बर्तन गिरने की आवाज आती है। अमित और मनाली चौंक जाते हैं। अंदर जाकर देखते हैं तो सब कुछ अपनी जगह पर ठीक ठाक है। अरे, यहाँ तो सब पहले जैसा है। फिर क्या गिरने की आवाज आई थी? तभी किया वहाँ दौड़ती हुई आती है। उसके हाथ में छोटा सा टैब था जिस पर वो कुछ गेम खेल रही थी। पापा, मैंने दुश्मन को मार दिया। ये लो, तुम्हारी शेरनी उठ गई और हमें डरा भी दिया। इस प्रकार अमित और मनाली के दिन हंसी खुशी अच्छे से गुजर रहे थे। किया भी एकदम अच्छे से सेट हो गई थी, मानो उसे अब यहीं हमेशा के लिए रहना था। तभी एक दिन अनहोनी हो जाती है। मनाली अपने रूम में कुछ काम में व्यस्त थी। किया अचानक किचन में आती है और मनाली को पुकारने लगती है। किया के हाथों में एक कांच का फ्लावर पॉट
और बगीचे से लाए कुछ फूल थे। मम्मा, ये देखो कितने प्यारे फूल है आपके लिए। मम्मा, कहाँ हो आप? अरे वहीं रुको, मैं आती हूँ। और ऐसी हड़बड़ी में किया के हाथों से कांच का फ्लावर पॉट जमीन पर गिर के टुकड़ों में बिखर जाता है और सारे फर्श पर पानी फैल जाता है। तभी किया की चीख सुनाई देती है और किया वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। चीख सुनकर मनाली दौड़ती हुई वहां पहुंच जाती है। किया, किया, किया बेटा, आंखें खोलो, क्या हुआ तुम्हें? मनाली टूटे हुए फ्लावर पॉट को देखती है और अचंभित हो जाती है, क्योंकि किया चीजें तोड़ने और फोड़ने में एक्सपर्ट थी और वो सब करके उसे बड़ा आनंद मिलता। उठो बेटा, इट्स ओके, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगी, उठो। मनाली किया के मुंह पर पानी छिड़कती है और किया होश में आ जाती है, लेकिन बड़ी ही डरी डरी और सहमी हुई थी। मनाली उसे उठाकर बेडरूम में लेके वहीं सुलाती है और सोच में पड़ जाती है। कमाल है, आज किया को क्या हो गया? अजीब बात है, हमेशा तो चीजें तोड़ने फोड़ने में उसे मजा आता है। तभी किया नींद में बड़बड़ाने लगती है, हाथ उठा के किचन की तरफ इशारा करके कुछ कहने की कोशिश करती है। मम्मा, 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 क्या हुआ बेटा? वो कौन? यहाँ हमारे अलावा और कोई नहीं है। किया मनाली से चिपक जाती है। लगता है महंगा फ्लावर पॉट टूटने की वजह से ये डर गई है। सो जाओ बेटा, कोई बात नहीं, सो जाओ। मनाली किया को थपथपा के बेडरूम में सुला देती है। अगले दिन मनाली रोज की तरह अमित को टिफिन देती है और अमित ऑफिस चला जाता है। नहीं, मैं नहीं आऊंगी वहाँ। और किया रोने लगती है। मनाली अचरज में पड़ जाती है। वो किया के बदन को छूती है और परेशान हो जाती है। ओहो किया, तुम्हें तो तेज बुखार है, मुझे डॉक्टर को बुलाना होगा। थोड़ी ही देर में डॉक्टर घर आते हैं और किया को चेक करते हैं। देखिए, इन्फेक्शन तो है। मुझे लगता है बच्ची किसी बात से डर गई है, शायद कुछ डरावना सपना देखा होगा। शायद डॉक्टर ठीक कहते हैं, कोई डरावना सपना ही देखा होगा। लेकिन अगले दिन यही किस्सा दोहराता है। किया फिर से किचन में आने से मना करती है। मनाली किया के लिए दवाई लेने किचन में आई और सोच में पड़ गई। समझ नहीं आ रहा है, इतना अजीब सा बर्ताव क्यों कर रही है किया? अमित से बात करनी होगी। तभी मनाली के हाथ से दवाई की शीशी नीचे फर्श पर गिर जाती है और कांच के टुकड़े बिखर जाते हैं। सारी दवाई फर्श पर फैल जाती है। उफ, ये क्या हो गया? सारी मेडिसिन वेस्ट हो गई। दूसरी बोतल लानी होगी। चलो पहले ये फर्श साफ कर देती हूँ। मनाली कपड़े का टुकड़ा लेके फर्श साफ करने के लिए झुकती है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। किचन के फर्श पर एक अजीब सा चेहरा दिखाई देता है, हाथ हिलाता हुआ जैसे मदद मांग रहा हो। मनाली को पसीने छूटने लगते हैं। वो सन्न रह जाती है और अमित को पुकारते हुए वहां से निकलती है। सीधा किया के रूम में आकर दरवाजा बंद कर देती है। अमित, अमित, अमित! मनाली किया को बाहों में लेती है। वो बहुत डरी हुई थी और अमित को फोन लगाती है। अमित, अमित प्लीज जल्दी घर आ जाओ। क्या हुआ? सब ठीक तो है? मैं तो अभी अभी ऑफिस पहुंचा हूँ। प्लीज तुम जल्दी घर आओ प्लीज। अमित हड़बड़ी में घर लौटता है। अरे अरे, क्या हुआ? तुम लोग इतने डरे हुए क्यों हो? अमित, अभी के अभी यहाँ से निकलो, हम यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे। हाँ हाँ, तुम शांत हो जाओ और ठीक से बताओ क्या हुआ है। मनाली अमित को सारा किस्सा सुना देती है, लेकिन अमित को विश्वास नहीं होता। वो अकेले किचन में जाता है, वहां फर्श पर पानी फेंकता है और कुछ ही पलों में उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वही धुंधला सा चेहरा हाथ हिलाते नजर आता है। अमित डर के वहां से भाग आता है। मनाली, तुम ठीक कह रही थी। लगता है ये घर शापित है, इसीलिए बहुत सस्ते रेंट में मिला है और मालिक इतने सस्ते में बेचने के लिए भी तैयार है।
फिर चलो अभी यहाँ से निकल जाते हैं। शायद किया भी इसी वजह से डरी हुई है। अमित कुछ सोच में पड़ जाता है। क्या हुआ अमित, क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा था कि ऐसे जल्दबाजी में घर छोड़ने से पहले अगर हम किसी पंडित या तांत्रिक को बुलाए तो शायद कुछ हल निकल जाए और इतना जल्दी दूसरा मकान भी नहीं मिलेगा हमें। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो चेहरा हमसे कुछ मदद मांगना चाहता है। हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगा। रुको, मैं दीनानाथ शास्त्री को बुला लेता हूँ, वो भी नासिक में ही शिफ्ट हुआ है। अमित फोन करके दीनानाथ शास्त्री को बुलाता है। और उन्हें सारी बातें बयां करता है। डरने की कोई बात नहीं है अमित, सारी आत्माएं बुरी नहीं होती, क्योंकि ऐसा होता तो आज किया बेटी तुम्हारे सामने नहीं होती। शास्त्री किचन के फर्श पर पानी फेंकता है और तभी फिर से वो धुंधला सा चेहरा हाथ हिलाता हुआ दिखाई देता है। शास्त्री उससे बात करने का प्रयास करते हैं। कौन हो तुम? हमसे क्या चाहते हो? मुझे मुक्ति चाहिए। मैं यहाँ का पुराना नौकर हूँ। काम करते वक्त उबलता हुआ पानी मेरे शरीर पर गिर गया और मैं पूरी तरह जल गया और मेरी मौत हो गई। लेकिन मेरे मालिक मुझे यहाँ छोड़ गए। 40 साल हो गए, यहाँ कोई नहीं लौटा। ठीक है, हम तुम्हें मुक्ति देंगे, लेकिन वादा करो तुम यहाँ से हमेशा के लिए निकल जाओगे। हाँ, मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। शास्त्री कुछ मंत्र पठन करते हैं, पवित्र जल छिड़कते हैं, चेहरा गायब हो जाता है। धन्यवाद शास्त्री जी। कोई बात नहीं, अब तुम शांति से यहाँ रह सकते हो। शास्त्री चले जाते हैं और अमित मनाली भी रिलैक्स हो जाते हैं। फिर से उनका रूटीन शुरू हो जाता है, बिल्कुल पहले जैसा। और एक दिन अचानक किया की चीख सुनाई देती है। मम्मा! हॉल में चाय पी रहे अमित और मनाली किया की तरफ दौड़ते हैं। किया बाथरूम के बाहर बेहोश होकर गिरी दिखाई देती है। अमित और मनाली डर के मारे चौंक जाते हैं। किया, किया, क्या हुआ बेटा? उठो, उठो बेटा, उठो। तभी अमित और मनाली का ध्यान बाथरूम में लगे आईने में जाता है और दोनों हक्का बक्का रह जाते हैं। दोनों के पसीने छूटने लगते हैं। आईने में एक बहुत ही डरावना औरत का चेहरा दिखाई देता है। अमित हिम्मत जुटा के उससे बात करने लगता है। कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? क्या तुम्हें भी मुक्ति चाहिए? वो डरावना चेहरा जोर जोर से हंसने लगता है। नहीं, वो तो तुमने कुछ दिन पहले ही दे दी थी। तो अब क्या चाहिए? और हमने तो एक आदमी को मुक्ति दी थी। हाँ, लेकिन आत्मा तो रूप बदल सकती है ना। इसका मतलब तुम वही आदमी हो, लेकिन अब तुम्हें क्या चाहिए? शरीर, क्योंकि मुझे मुक्ति पसंद नहीं आई। मुझे फिर से जीना है, इसीलिए शरीर चाहिए। शरीर? माफ कीजिए, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। डरावना लेडीज चेहरा हंसने लगता है। अमित और मनाली डर जाते हैं। वो मदद तो तुमने कर भी दी और मैं बहुत खुश हूँ। अमित और मनाली अचरज से एक दूसरे को देखते हैं। उन्हें पसीने छूटने लगते हैं। तभी वो लेडीज चेहरा हंसने लगता है और बोलता है। मुझे शरीर चाहिए था और मिल गया मुझे, वो भी इतना जवान और खूबसूरत। अब मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। अमित और मनाली चौंक जाते हैं और एक दूसरे को देखते हैं। तभी पीछे से आवाज आती है। दोनों मुड़कर देखते हैं और पानी पानी हो जाते हैं। मम्मा, मम्मा, अब मैं आपको परेशान नहीं करूंगी। आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। इस दुनिया में लोगों के मन में, बंद घरों में या बंद जुबान के पीछे कई राज होते हैं।
ये राज कभी चौंका देने वाले होते हैं तो कभी दिल दहला देने वाले। आज जानेंगे ऐसे ही एक बंद कमरे का राज। जयपुर की तीखे नैन नक्श, घुंघराले बाल वाली सुंदर लड़की रितिका। उसका बचपन से ही एक्टिंग में करियर बनाने का शौक है। वह एक फिल्म स्टार बनना चाहती है। वह मुंबई जाने का सोचती है, पर रुकेगी कहाँ? फिर उसे याद आता है कि उसके एक दूर के रिश्तेदार शिवम भैया का घर मुंबई में ही है। वो कुछ दिन के लिए उनके घर रह लेगी। रितिका शिवम भैया को कॉल लगाती है। कॉल लगाकर रितिका शिवम के कॉल उठाने का इंतजार करती है। जैसे ही शिवम कॉल उठाता है, हेलो हेलो शिवम भैया, रितिका बोल रही हूँ जयपुर से। याद है या भूल गए? अरे हाँ रितिका, वो घुंघराले बाल वाली। तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, कहो कैसे याद किया? भैया आपकी एक मदद चाहिए थी, अगर आप बुरा ना मानो तो। अब बोलो भी रितिका। भैया आपको पता है ना मुझे एक्टिंग का कितना शौक है। मैं मुंबई आना चाहती हूँ। सोच रही हूँ कुछ दिन आपके घर रह लूं। प्लीज भैया मना मत करिएगा। कैसी बातें कर रही हो रितिका, तुम्हारा ही घर है। देखो मैं तो ऑफिस के काम से दिल्ली शिफ्ट हो गया हूँ। मैं और तुम्हारी भाभी चारू हम दोनों दिल्ली ही रहते हैं और मुंबई वाला घर पूरा खाली है। तुम मुंबई पहुंच जाओ तो कॉल कर देना। मैं एक लड़का भेज दूंगा, वो न्यूज़पेपर बांटने आता है। वो तुम्हें घर की चाबियां दे देगा। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। ऐसा कहकर रितिका कॉल रख देती है। अगले ही दिन रितिका मुंबई पहुंच जाती है। रितिका मुंबई पहुंचकर शिवम को कॉल करती है। शिवम चाबी देने के लिए एक लड़के को भेज देता है। लड़का रितिका को चाबी देने आता है। लड़का रितिका को चाबी देते वक्त कहता है, ये लीजिए चाबियाँ, पर मैडम ध्यान रहे इस घर की चीजों से ज्यादा छेड़छाड़ मत कीजिएगा, खासकर कपड़ों से। ओके यंग बॉय, तुमने चाबियां दे दी ना, अब तुम जाओ ना, मुझे ज्ञान मत दो। इतना ट्रैवल करके आई हूँ, थक गई हूँ। रितिका उस लड़के से चाबियां ले लेती है और उससे उसका नाम पूछती है। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? जी धीरज। इतना कहकर लड़का चला जाता है। रितिका घर के अंदर जाती है। घर बहुत आलीशान था। रितिका सीधे बेडरूम में जाती है। रितिका वहां शिवम भैया और चारू की एक तस्वीर देखती है। रितिका तस्वीर को देखकर कहती है, नॉट बैड नॉट बैड। मानना पड़ेगा भैया को, क्या पसंद है भैया की। कितनी खूबसूरत है चारू भाभी। चलो अब नहा लेती हूँ, बहुत थकावट हो गई है, थोड़ा अच्छा लगेगा। रात भी हो गई है, खा पी कर सो जाऊंगी और सुबह ऑडिशन देने भी जाना है। ऐसा सोचकर रितिका नहाने चली जाती है। रितिका नहाकर बाहर आती है। वह खिड़की में आकर देखती है और कहती है, वाओ सो ब्यूटीफुल मुंबई यार, कितना मस्त व्यू है, क्या मूनलाइट आ रही है। वो बाहर देख ही रही थी कि उसकी नजर कमरे में एक टेबल पर रखे एक लाल लहंगे पर पड़ी। वो खुद से कहती है, ओह माय गॉड, सो मच प्रिटी, क्या मस्त लहंगा है। मैं इसको एक बार पहनकर ट्राई करती हूँ। रितिका बहुत खुशी से उस लहंगे को पहन लेती है। वो उस लहंगे को पहनकर जैसे ही खुद को मिरर के सामने देखने जाती है, अचानक से लाइट चली जाती है। ओहो, इस लाइट को भी अभी जाना था। मुंबई में भी लाइट जाती है, ये तो कमाल ही हो रहा है बिल्कुल। बट इट्स ओके, मेरे पास मोबाइल है, वो कब काम आएगा। रितिका अपने मोबाइल की टॉर्च जलाने के लिए मोबाइल उठाती है। रितिका का मोबाइल बैटरी लो बताकर स्विच ऑफ हो जाता है। अरे इस मोबाइल को क्या हो गया, अभी थोड़ी देर पहले तो फुल बैटरी थी। रितिका को बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में कहती है, क्या सब कुछ बुरा आज मेरे ही साथ हो जाएगा मेरी जिंदगी में। एक लहंगा क्या पहन लिया, लाइट भी चली गई, मोबाइल भी ऑफ हो गया। रितिका खिड़की की तरफ चली जाती है। वह बाहर देखकर चौंक जाती है, क्योंकि उसके मकान को छोड़कर बाकी सारे मकानों में लाइट आ रही थी। हो क्या रहा है यहाँ, सिर्फ मेरे यहाँ लाइट क्यों नहीं आ रही। ऐसा कहकर जैसे ही पीछे घूमती है, वो डर कर गिर जाती है। उसके सामने एक जला चेहरा था। उसके बड़े बड़े दांत थे। वह पूरी जली हुई थी। उसके हाथ पैर सब काले थे। उसने भी लाल रंग का लहंगा पहना हुआ था।
रितिका ये सब देखकर बहुत डर जाती है। रितिका के पसीने छूटने लगते हैं। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? और अंदर कैसे चली आई? चली जाओ यहाँ से। हेल्प हेल्प प्लीज, हेल्प समबडी हेल्प। पर उसकी आवाज कोई नहीं सुनता। रितिका दरवाजे की तरफ दौड़ती है और उसे खोलने की कोशिश करती है, पर दरवाजा खुलता ही नहीं है। इतने में वो लाल लहंगा पहनी हुई महिला रितिका के ऊपर कूद पड़ती है और रितिका के हाथों को नोचने लगती है। रितिका के हाथों से खून निकलने लगता है। रितिका उसको जोर से एक धक्का मारती है, पर उससे वो महिला हिलती भी नहीं है। तभी रितिका जय हनुमान कहकर धक्का मारती है। तब जाकर वो महिला दूर जा गिरती है। रितिका समझ जाती है ये कोई आम इंसान नहीं, चुड़ैल है। रितिका फटाफट अपने बैग से एक सिद्ध तुलसी माला निकालती है और उसको हाथ में पहन लेती है। जैसे ही रितिका ने इस माला को पहना, वह चुड़ैल वहां से गायब हो गई और तुरंत लाइट आ गई। तभी वह देखती है कि उसके मोबाइल में उजाला होता है और वो देखकर चौंक जाती है। उसके मोबाइल की बैटरी फुल थी। हे भगवान, प्लीज सेव मी। मेरे साथ क्या हो रहा है? रितिका उस बेड पर बैठी रहती है। तभी रितिका सोचती है कि आज तो उसका बुरा हाल हो गया। वो मुंह धो के आ जाती है। वह सोचती है कि ये रात जैसे तैसे निकल जाए। वह हीरोइन बनने का सपना छोड़ चुकी थी। रितिका बाथरूम में जाने लगती है। तभी उसे याद आता है कि इस सिद्ध तुलसी माला को अंदर ले जाना सही नहीं रहेगा और ये पानी में भीग जाएगी। वह माला उतारकर बाथरूम के अंदर चली जाती है। रितिका जैसे ही अपना मुंह धोकर मिरर में देखती है, वो उस चुड़ैल को अपने पीछे देखती है। नहीं नहीं, मुझे मत मारो प्लीज। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज। चुड़ैल रितिका से वापस लिपट जाती है। वह वापस रितिका को अपने नाखूनों से नोचने लगती है। मुझे छोड़ दो। मुझे तुम क्यों मारना चाहती हो? प्लीज मुझे बता तो दो, तुम मुझसे क्या चाहती हो? लहंगा, ये लहंगा मेरा है। इसको कोई नहीं पहन सकता। इसको जो भी पहनेगा मैं उसको मार दूंगी। इस लहंगे पर सिर्फ मेरा हक है। रितिका चुड़ैल को फिर जय हनुमान का नारा लगाकर दूर फेंक देती है और बाथरूम से बाहर आ जाती है। रितिका फटाफट उस लहंगे को खोल देती है और तुलसी माला वापस पहन लेती है। चुड़ैल वापस गायब हो जाती है। रितिका सोचती है आखिर लहंगे में क्या है। तभी रितिका को वो चाबी देने वाला लड़का याद आया जिसने कहा था, ये लीजिए चाबियां, पर मैडम ध्यान रहे इस घर की चीजों से ज्यादा छेड़छाड़ मत कीजिएगा, खासकर कपड़ों से। यह सोच रितिका बहुत उत्सुक हो जाती है। रितिका अपने कमरे से बाहर आती है और देखती है उसके कमरे के बगल वाले कमरे का दरवाजा हल्का सा जला हुआ है और काला पड़ा हुआ है। उस कमरे पर बड़ा सा ताला लगा हुआ था। रितिका अपने बालों से एक हेयर पिन निकालती है और उस ताले को खोल देती है। रितिका जैसे कमरे के अंदर घुसती है, वह देखती है उस कमरे की दीवारें खून से सनी हुई थी। बहुत सारे तस्वीरें कागज जले हुए थे। रितिका के हाथों एक फोटो लगती है। रितिका की आंखें फोटो को देखकर फटी की फटी रह जाती है। फोटो में शिवम भैया थे, पर उनके साथ जो लड़की थी वो चारू नहीं थी। तभी उसे एक आधा जला हुआ कागज मिलता है जिस पर लिखा था, तुमने चाहे मुझे प्यार में धोखा दिया हो, पर मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगी, तुम्हारी पायल। रितिका को वहां कुछ जली हुई हड्डियां भी मिलती है। कमरे की हालत देखकर रितिका को इतना तो समझ आ जाता है कि यहाँ किसी को मारकर जला दिया गया है, पर उसे समझ में नहीं आता है कि आखिर इस लहंगे का और उस चुड़ैल का शिवम भैया से क्या कनेक्शन है। तभी रितिका को वो धीरज याद आता है। रितिका मन ही मन सोचती है कि आखिर धीरज को कुछ ना कुछ तो पता ही होगा। वो उससे सुबह मिलने की ठान लेती है। रितिका सुबह होने का इंतजार करती है। सुबह होते ही रितिका धीरज का इंतजार करती है। थोड़ी देर में वो धीरज न्यूज़पेपर बांटता हुआ रितिका के घर के सामने आ जाता है। सुनो लड़के, हाँ बोलिए मैडम।
एक बात बताओ, शिवम भैया इस मकान को छोड़कर क्यों गए? मुझे क्या पता मैडम, मेरा काम न्यूज़पेपर बांटना है, घरों में ताका झाकी नहीं। सुनो, अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं पुलिस में तुम्हारी शिकायत कर दूंगी कि तुमने एक लड़की को जला कर मारा है। नहीं नहीं मैडम, मैंने नहीं मारा, वो तो शिवम भैया ने ही। इतना कहकर धीरज बोलता बोलता रुक जाता है। क्या बोलो? क्या साहब नहीं? मैडम मैं तो गरीब आदमी हूँ, न्यूज़पेपर बांटकर अपना गुजारा करता हूँ, पर आपसे ये बात कह रहा हूँ बस। शिवम भैया पायल नाम की लड़की से प्यार करते थे, पायल भी बहुत प्यार करती थी, पर शिवम भैया ने उसको धोखा देकर चारू भाभी से शादी कर ली। और जब पायल शिवम भैया से शादी करने के लिए लहंगा पहनकर आई थी तो उन्होंने एक कमरे में बंद करके उसे बहुत मारा और जलाकर मार दिया। फिर उन्होंने ही पायल की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी और सब छोड़कर दिल्ली चले गए। पायल का प्यार अधूरा ही रह गया। तब से इस घर में जिसने भी लाल लहंगा पहना, पायल की आत्मा उसको मार देती है। ओह माय गॉड, मैंने कभी नहीं सोचा था शिवम भैया ऐसे निकलेंगे। पर क्या तुम पुलिस के सामने ये सब बात बता सकते हो? जी मैम साहब, आज तक जिंदगी में कोई पुण्य का काम नहीं किया, शायद भगवान मेरे हाथों ये गुनहगार को सजा दिलवाना चाहता हो। रितिका तुरंत पुलिस को फोन करती है। धीरज पुलिस को सच सच बता देता है। पुलिस शिवम को गिरफ्तार कर लेती है और कड़ी पूछताछ करती है। उसके बाद शिवम सब कुछ सच सच कबूल कर लेता है। उसके बाद रितिका उन हड्डियों को पूरी विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार कर देती है। उसके बाद रितिका वापस रात होने का इंतजार करती है और उस लहंगे को पहनती है। रितिका ये देखना चाहती थी कि पायल की आत्मा को शांति मिली है या नहीं, पर इस बार लहंगा पहनने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। तब रितिका सोचती है कि चलो मेरे हाथों एक आत्मा को शांति मिली। रितिका ने चैन की सांस ली। इस कहानी से एक ही सवाल उठता है, पायल की अधूरी मोहब्बत का कारण क्या था? पायल का शिवम से आंख बंद करके पागलों की तरह प्यार करना, या शिवम का पायल को धोखा देना? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। अगर आपके पास भी ऐसे ही दिल दहला देने वाली कहानी है या आप भी हॉरर कहानी लिखना पसंद करते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत दिनों के बाद एक शिकार मिला है। अब इसका खून पीकर मैं कुछ दिनों के लिए जवान रह पाऊंगी। खत्म कर दो इसे। जैसे ही रचना ने इशारा किया, उसके पास खड़े हुए उसके पति मलिक ने आरी से जिंदा इंसान के 2 टुकड़े कर दिए। इंसान मरते समय रहम की भीख मांग रहा था, मगर दोनों पति पत्नी उसे धीरे धीरे मौत की कगार पर पहुंचा रहे थे। रचना बहते हुए खून को अपने हाथों से बटोर कर पी रही थी। मल्लिक उसकी खुशी देखकर खुश हो रहा था। आखिर बीवी जवान रहे, ये कौन पति नहीं चाहता? ये कहाँ आए हम, यूं ही गाना गाते हुए 4 दोस्त कार में मस्ती कर रहे थे। ये चारों घर वालों से झूठ बोलकर गोवा अपनी लाइफ एंजॉय करने जा रहे थे। यार मुझे बहुत डर लग रहा है। इस तरह घर वालों से झूठ बोलकर हम लोग निकल तो गए, मगर यदि उन्हें पता चला तो बहुत नाराज होंगे। क्यों? वो तुझे गोवा देखने आएंगे या तू उन्हें बता देगी? ये लड़की भी ना, इसे तो साथ लाना ही नहीं था। खुद तो डरती है, दूसरों को भी डराती रहती है। देख बेटा, कॉलेज का आखिरी साल है, उसके बाद हम चारों अलग अलग हो जाएंगे। कौन कहाँ जॉब करेगा किसे पता। मगर जो पिछले 3 सालों से हम लोगों का अफेयर चल रहा था ना, उसे उसकी मंजिल तक तो पहुंचाना ही है। 3 दिन 3 रात गोवा में जी भर कर जिंदगी जिएंगे, उसके बाद अपने अपने रास्ते। सही कहा ना मैंने रौनक? और क्या मेरी जान, मैं तो बस गोवा पहुंचने का इंतजार कर रहा हूँ। फिर तुम मेरी बाहों में और मैं तुम्हारी। तुम दोनों बिल्कुल एक जैसे हो, सेक्स के अलावा कुछ भी नहीं सूझता है। मौका मिला नहीं कि शुरू हो जाते हो। तो क्या तुम्हारी और रवि की तरह पुराने जमाने के हीरो हीरोइनों की तरह फूलों को मिलाकर अपने प्यार का इजहार करें? तुम लोगों की बातों में हर वक्त मुझे क्यों घसीट लेते हो यार? मैंने तो जब भी राशि के करीब आने की कोशिश करी तो ये हमेशा मुझसे दूर हो जाती है, मगर अब इसे गोवा में छोड़ूंगा नहीं। देख, किसे छोड़ना है किसे पकड़ना है ये बाद में डिसाइड करना। हाँ, सामने देखकर गाड़ी चला, मुझे और राशि को डिस्टर्ब हो रहा है। कहते हुए रौनक ने कार में ही राशि को अपनी बाहों में भर लिया
और अपने हाथों से उसके शरीर को नापने लगा। रवि उन दोनों को बैक व्यू मिरर से देख रहा था। उनकी हरकतें देख रवि भी महक के पैरों पर हाथ फेर रहा था। महक को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था, मगर ये मना करती तो सब लोगों के सामने फिर से बैकवर्ड साबित हो जाती। उसने रवि को रोका नहीं। अभी मुझे तुमसे एक किस चाहिए। कहते हुए उसने कार का स्टीयरिंग छोड़ महक के चेहरे को पकड़कर अपने पास लेकर आया और होठों पर किस करने लगा। उसे कार का होश ही नहीं था। उन दोनों को किस करते देख रौनक चिल्लाया, बहुत गर्मी आ रही है तुम दोनों को, अरे जरा सामने देख। रौनक की आवाज सुनकर रवि ने गाड़ी का स्टीयरिंग संभाला, मगर देर हो चुकी थी। उनकी गाड़ी एक पेड़ से टकरा गई। अरे यार, अब ये मुसीबत कहाँ से आ गई। ये मुसीबत आई नहीं है, उसे बुलाया गया है। तुम कुछ देर इंतजार नहीं कर सकते थे? हाँ, मगर तुम्हें तो रोमांस के कीड़े ने काट रखा था। अब नीचे उतर कर देखो कार का क्या हाल है। मुझसे कह रहे हो? हाँ, खुद क्या कर रहे थे? मुंबई से लेकर यहाँ तक गाड़ी मैं चला रहा था और तुम मजे ले रहे थे। यदि थोड़ी देर मैंने एंजॉय करने का सोच लिया तो क्या बुरा कर लिया। हेलो गाइस, ये लड़ने का टाइम नहीं है। भगवान का शुक्र है हम चारों सुरक्षित हैं। जो हो गया सो हो गया, अब आगे का सोचो क्या करना है। चारों कार से नीचे उतरकर देखने लगे। ये कार तो बुरी तरह डैमेज हो गई है। इसको सुधारने के लिए अब इस हाईवे पर कोई मैकेनिक भी नहीं मिलेगा। हम किसी से लिफ्ट ले लेते हैं। अरे हाईवे पर अनजान लोग गाड़ी नहीं रोकते, और जो रोक लेंगे वो हम चारों को कैसे लिफ्ट देंगे। हम लड़कियां तो आसानी से लिफ्ट लेकर चले जाएंगे, मगर तुम लोगों का क्या होगा? अरे बेकार की बातें मत करो। लड़कियों का हाईवे पर किसी से लिफ्ट लेना खतरे से खाली नहीं होगा। थोड़ा सा आगे बढ़कर देखते हैं, कहीं कुछ व्यवस्था हो जाए। चारों उस सुनसान रास्ते पर अकेले चले जा रहे थे। मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज हम हमारे घर वालों से कांटेक्ट कर लेते हैं, वो हमारी मदद करेंगे। चुप कर, क्या बोलेगी? हम लोग गोवा मस्ती करने जा रहे थे, रास्ते में हमारी कार का एक्सीडेंट हो गया। हमें आकर बचा लो, घर वाले जिंदा मार देंगे। चुपचाप चल और बस ये रात गुजर जाए, सुबह कुछ सोचेंगे। सब लोग थोड़ा सा आगे बढ़े ही थे कि जंगलों में सियार के रोने की आवाजें आने लगी। दोनों लड़कियां अब डर कर लड़कों के करीब आ गई। लड़कों ने उन्हें हिम्मत दी और धीरे धीरे आगे बढ़ने को कहा। अरे यार, आज का दिन ही बुरा था। तुम लोगों से कहा था जल्दी निकल लेंगे, मगर तुम लोगों ने निकलने में ही कितनी देर कर दी। अब कोई नई मुसीबत ना आ जाए। रौनक ने इतना कहा ही था कि हवाओं ने अपना रुख बदल लिया और आसमान में बिजली कड़कड़ाने लगी। मुसीबत का नाम लो और मुसीबत हाजिर। अब बारिश न शुरू हो जाए, क्योंकि हम लोगों के पास सर छुपाने की भी जगह नहीं है अब। कुछ ही दूर चलने के बाद उन लोगों को एक बंगला दिखाई दिया, जिसे देखकर रवि और रौनक के चेहरे पर चमक आ गई। उन्होंने लड़कियों से कहा, बस परेशानी सॉल्व हो गई। सामने घर है, आज रात वहीं पर बिता लेंगे। इस सुनसान से हाईवे पर जंगलों के बीच घर, कुछ अजीब नहीं लग रहा है? बात तो तेरी सही है। तुम लड़कियों के साथ ना यही प्रॉब्लम है। अरे सिर्फ कुछ घंटों की बात है, रात खत्म होते ही हम लोग सुबह कार सही करके यहाँ से निकल जाएंगे। अरे हम लोग चारों साथ हैं तो कोई परेशानी नहीं है। चारों जब उस बंगले के पास पहुंचे तो दरवाजे पर दो बड़े बड़े कुत्ते मांस को नोच नोच कर खा रहे थे। कुत्ते उस मांस के टुकड़े को ऐसे नोच रहे थे मानो बहुत दिनों से भूखे हो। अपने भोजन में खलल डालने पर कुत्ते उन चारों को देखकर भौंकने लगे। कुत्तों की आवाज सुनकर एक शख्स बाहर आया और उन कुत्तों को खामोश रहने का इशारा किया। कुत्ते इतनी अच्छी तरह से ट्रेन थे कि उसके एक इशारे पर खामोश हो गए। कुत्तों का भौंकना रुकने से लड़कियों की जान में जान आ गई। वह शख्स उन चारों को गौर से देखने लगा और फिर बोला, इतनी रात गए आप लोग यहाँ पर कैसे? जी, हम लोग चारों कॉलेज के स्टूडेंट हैं। एक कॉलेज के प्रोजेक्ट के लिए मुंबई से दूर यहाँ आए थे, मगर अभी कुछ देर पहले हम लोगों का कार एक्सीडेंट हो गया है। सुबह होते ही हम लोग मैकेनिक का इंतजाम करके चले जाएंगे। तब तक यदि रात में रुकने का इंतजाम हो जाता तो अच्छा रहता। उस आदमी के चेहरे पर रहस्यमय मुस्कुराहट आ गई और वो बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप लोग अंदर आ सकते हैं। उसने गेट खोलकर चारों को अंदर आने का इशारा किया। कुत्ते भी उन लोगों को देखकर अब भौंक नहीं रहे थे, बल्कि उनके पैरों को चाटने लगे थे। वह शख्स उन कुत्तों को अलग करते हुए बोला, तुम लोगों को भी बहुत जल्दी रहती है। अरे इतनी भी जल्दी क्या है? इन लोगों को थोड़ा आराम करने दो, फिर तुम अपना स्वाद ले लेना। स्वाद ले लेना मतलब क्या कह रहे हैं आप? अरे कुछ नहीं मालिक, ये कुत्ते भी आसानी से किसी से भी दोस्ती कर लेते हैं।
इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इनके साथ खेलेंगे, मगर ये बेजुबान जानवर क्या समझे अभी आपका आराम करने का समय है। उस शख्स के साथ वे चारों उस बंगले में चले गए। उस बंगले में अजीब सी बदबू आ रही थी, मानो कोई चीज बुरी तरह से खराब होकर सड़ रही हो। राशि ने अपने मुंह पर रुमाल रख लिया। उसे इस तरह करते देख वो शख्स बोला, यहाँ जंगल में आसपास जंगली जानवर मरते रहते हैं ना, उनकी लाशों की बदबू है। आप लोग ऊपर के कमरे में चले जाइए, वहां पर इस तरह की कोई बदबू नहीं आएगी। आप लोग हाथ मुंह धो लीजिए, तब तक आप लोगों के खाने का इंतजाम कर देता हूँ। आप परेशान मत होइए, हम लोगों को भूख नहीं है, बस किसी तरह ये रात बीत जाए, उसके बाद हम लोग चले जाएंगे। अरे इसमें परेशानी की क्या बात है, आप हमारे मेहमान हैं, मेहमानों की सेवा करना हमारा फर्ज है। उसके जाने के बाद रवि पलंग पर लेट गया और बोला, वैसे ये जगह इतनी बुरी नहीं है, कुछ खाकर आराम करते हैं, उसके बाद सुबह देखेंगे क्या किया जा सकता है। वे लोग बातें ही कर रहे थे कि वो शख्स उन लोगों के लिए चाय और सैंडविच लेकर आ गया और बोला, आप लोगों के लिए अभी इतना ही कर पाया, देर रात हो गई है, नौकर भी सो रहे हैं, सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पर मिलते हैं। इतनी बड़ी हवेली में आप अकेले रहते हैं? अरे जी नहीं, 2 नौकर है और एक मेरी पत्नी। आज बहुत दिनों के बाद मेरी पत्नी चैन की नींद सोई है, इसलिए उसे जगाया नहीं। उसके जाने के बाद उन लोगों ने फटाफट डिनर किया और सो गए। कुछ देर बाद राशि की चीखों से उसकी नींद खुली। उन्होंने जाकर देखा तो राशि के हाथ पैर बंधे हुए थे और वो शख्स उसे आरी से काटने की कोशिश कर रहा था। ये क्या तमाशा है? कौन हो तुम लोग? क्या चाहते हो? मेरा नाम मल्लिक है और ये मेरी पत्नी रचना। इसे जवान लोगों का खून पीना बहुत पसंद है। उसी की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए इसको मार रहा हूँ, ताकि रचना इसका खून पीकर और ज्यादा सुंदर और जवान हो जाए। क्या बकवास है? इंसानों का खून पीकर कोई कैसे जवान हो सकता है? छोड़ो इसे। ऐसे कैसे छोड़ दें? मुश्किल से तो कोई शिकार हाथ आता है। मलिक, क्या देख रहे हो? काट दो इसे। मलिक जैसे ही उसे काटने के लिए आरी उठाता है, रवि उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है तो उसके नौकर उसे पकड़ लेते हैं। रवि खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है मगर नाकाम हो जाता है। ये लोग तो पागल हैं, मगर तुम लोग इनका साथ क्यों दे रहे हो? क्या तुम्हें अपने अंजाम की फिक्र नहीं? अंजाम की फिक्र नहीं है, क्योंकि इतना पैसा मिलता है कि हम आराम से रहते हैं। छोड़ दो हमें, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। अंजाम की फिक्र करते तो अभी तक जिंदा नहीं रह पाते। मलिक, काट दो इसे। राशि का खून होते हुए मैं नहीं देख सकती, पहले मुझे मार दो। मरना तो तुम सबको है, कोई बात नहीं, तुम्हारी अंतिम इच्छा पूरी कर देते हैं। पहले तुम्हें ही मौत के घाट उतार देता हूँ। मलिक आरी लेकर उसकी ओर बढ़ने लगा और उसकी गर्दन काटने की कोशिश करने लगा, मगर वो कामयाब नहीं हो पाया। 2-3 बार कोशिश करने के बावजूद भी वो उसकी गर्दन नहीं काट पाया। वो आरी गर्दन को बिना काटे ही आर पार हो रही थी तो महक जोरों से हंसने लगी और बोली, मरे हुए इंसान को क्या मारोगे तुम मलिक? हम लोग तो पहले ही मर चुके हैं, मगर मुक्ति शायद इसीलिए नहीं मिली क्योंकि तुम्हें तुम्हारे अंजाम तक पहुंचाना था। कहते हुए उन चारों का रूप बदल चुका था। चारों एकदम सफेद हो गए थे, सर से खून की धार बह रही थी। उन चारों का वो रूप देखकर नौकर डर कर भाग गए। राशि ने एक इशारा किया और अगले दिन अखबार की सुर्खियां थी, हाईवे पर कार एक्सीडेंट में 4 कॉलेज के बच्चों की मौत और वहीं थोड़ी दूर एक कॉटेज में मकान मालकिन और मालकिन की विभत्स तरीके से हत्या। मौकाए वारदात पर कई मानव शरीर के कंकाल बरामद। रात का समय था। सुरेश की गाड़ी अंधेरे को चीरते हुए तेजी से जा रही थी। सड़क सुनसान थी, ना कोई गाड़ी और ना कोई आदमी उस सड़क पर दिखाई दे रहा था। बरसात का मौसम था, आसमान में बादल छाए हुए थे, इसलिए अंधेरा और गहरा था। सुरेश के एक हाथ में सिगरेट थी और दूसरे हाथ में स्टीयरिंग
कार में धीमा म्यूजिक बज रहा था। म्यूजिक का मजा लेते हुए सुरेश गाड़ी भगा रहा था। अचानक जोर से बादल गरजता है और बारिश शुरू हो जाती है। अरे यार, इस बारिश को भी अभी आना था। अच्छा खासा मूड में गाड़ी चला रहा था, सारा मूड खराब कर दिया। सुरेश सिगरेट को फेंक देता है और अपने गाड़ी के शीशे को ऊपर कर लेता है। जोरदार बारिश हो रही थी, इसलिए सामने ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। यार, इस बारिश के कारण गाड़ी की रफ्तार भी धीमी हो गई है। ऐसे ही रहा तो मुझे पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी। सुरेश अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाता है। हालांकि उसे सामने कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने सोचा कि इतनी रात हो चुकी है और उसमें ये बारिश, सड़क तो खाली हो गई। अब सड़क पर बारिश और बारिश को चीरती सुरेश की कार। अचानक सुरेश की कार के सामने कोई आता है। सुरेश अपनी गाड़ी मोड़ देता है और नहीं! सुरेश को होश आता है। तब वो देखता है कि वो सही सलामत है। हालांकि उसका सर स्टीयरिंग पर लगने से उसके सर से खून बह रहा था। आज तो बाल बाल बच गया। पता नहीं कौन मेरी गाड़ी के सामने आया था। सुरेश अपनी गाड़ी को रिवर्स लेता है और फिर से अपना सफर शुरू करता है। अब सुरेश धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। बारिश का कहर शुरू था। सड़क पर अब धुंधला धुंधला दिख रहा था। तभी उसे एक हवेली नजर आती है। शुक्र है, आखिरकार इस सुनसान रास्ते पर कुछ तो मिला। सुरेश अपनी गाड़ी को उस हवेली के अंदर ले जाता है। सुरेश अपनी गाड़ी से उतर जाता है और हवेली के दरवाजे के पास जाता है। वो हवेली का दरवाजा खटखटाता है। कोई है? मुझे थोड़ी मदद चाहिए। हेलो, कोई है? तभी दरवाजा खुलता है। सुरेश देखता है कि दरवाजे के पास कोई नहीं है। सुरेश हवेली के अंदर जाता है। हेलो, कोई है? आओ आओ, इस हवेली में तुम्हारा स्वागत है। सुरेश पीछे देखता है तो एक अधेड़ उम्र का आदमी कुर्सी पर बैठे हुए चाय पी रहा था। उसने आग भी जलाई थी और आग के पास बैठकर सेक ले रहा था। सॉरी, मैंने आपको इतनी रात गए तकलीफ दी। तुम्हारी तकलीफ दूर करना ही मेरा काम है। आओ, यहाँ बैठ जाओ। सुरेश भी आग के पास एक कुर्सी पर बैठ जाता है। वो क्या है कि मेरे सिर पर छोटी सी चोट लगी है और बाहर काफी बारिश हो रही है, इसलिए मैं यहाँ कुछ वक्त गुजारने आया हूँ। यहाँ कोई आता नहीं, बल्कि उसे लाया जाता है। मतलब तुम समझ जाओगे। मेरा नाम मूसा है। 10 साल से मैं इसी हवेली में रह रहा हूँ। मेरा नाम सुरेश है। एक काम के सिलसिले में शहर जा रहा था। बारिश से तुम्हें ठंड लगी होगी। लो, चाय पी लो। कुर्सी के पास वाली टेबल पर ही एक चाय का कप था। ये कप आपने पहले से ही यहाँ रखा था? तुम्हारे नसीब में ये चाय थी। कहते हैं ना, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। सुरेश चाय ले लेता है। आप यहाँ अकेले रहते हैं? हाँ, जब से यहाँ आया हूँ अकेले ही दिन गुजार रहा हूँ। और आपका परिवार? परिवार, दोस्त, रिश्ते, नाते, ये सब एक हद तक ही साथ रहते हैं। मैं जहाँ हूँ वहाँ सभी को अकेले ही रहना पड़ता है। सुरेश को कुछ समझ में नहीं आया। आप यहाँ शहर से इतनी दूर सुनसान सड़क पर इस हवेली में आए कैसे? ये कहानी है 10 साल पहले की। मैं भी शहर में अपने परिवार के साथ रहता था। बहुत ही खुश था मैं अपने संसार में। एक दिन मुझे कॉल आता है। हेलो मूसा। यस सर। तुम्हें काम के सिलसिले में शहर के बाहर जो हमारी नई फैक्ट्री है वहां जाना होगा। वहां कुछ परेशानियां आ रही है, तुम जाके वहां देखो। मेरे बेटे का कल जन्मदिन था, पर मैं बॉस को भी ना कह सकता था। दिल पर पत्थर रखकर मैंने हाँ कर दी। मुझे उसी रात निकलना पड़ा। मैंने अपना सामान लिया। बेटा सो रहा था। मैंने उसके सर पे हाथ रखा और कहा हैप्पी बर्थडे। इसके बाद मैंने कार चालू की और सफर पर निकल पड़ा। रात बहुत थी, इसलिए सड़क भी सुनसान थी। मैं अपने धुन में रास्ते को चीर के आगे निकल रहा था। अचानक जोर से बादल गरजे और बारिश शुरू हुई।
बारिश इतने जोर की थी कि मुझे गाड़ी के आगे का सब धुंधला दिख रहा था। मैं अपने ही रफ्तार में चल रहा था और अचानक मेरी गाड़ी के सामने कोई शख्स आया। मैंने गाड़ी मोड़ी। रफ्तार के कारण मेरी गाड़ी एक पेड़ से जा टकराई। मुझे होश आया तो मैं जख्मी था। थोड़ी देर बाद मैं इसी हवेली में आ पहुंचा। और तब से मैं यहीं पर रह रहा हूँ। क्या? पर क्यों? आप अपने घर क्यों नहीं लौट गए? क्योंकि यहाँ कोई मेरा इंतजार कर रहा था। यहाँ? कौन? था कोई मेरे जैसा ही। तो फिर आप कब तक यहाँ रहने वाले हो? बस आज मेरा इंतजार खत्म हो गया। अब मैं यहाँ से जा सकता हूँ। इंतजार खत्म हुआ मतलब? अब तुम जो आए हो। मैं कुछ समझा नहीं। तभी मूसा चाय का कप सुरेश की तरफ फेंकता है जो उसके आर पार चला जाता है। ये क्या हुआ? तुम्हारी उस एक्सीडेंट में ही मौत हो गई थी। अब तुम्हें यहाँ तब तक रहना होगा जब तक तुम्हारे जैसा कोई यहाँ नहीं आ जाता। नहीं। कलाकार अपनी कला से अनकही बातें कहना एक कलाकार की कला होती है। इसी कला के सहारे वो अपने अंदर के भाव जैसे खुशी, दुख, क्रोध आदि दिखाते हैं। कुछ कलाकार अपनी कला से हमें कुछ संदेश देना चाहते हैं। अगर हमें समझ आया तो ठीक, वरना रमेश गायटोंडे, सीनियर इंस्पेक्टर, महाराष्ट्र पुलिस। पुलिस कर्मियों की तबादला कोई नई चीज नहीं होती। पुलिस की ड्यूटी में कई बार उन्हें तबादला मिलता है। गाड़ी आकर एक बंगले के पास रुकती है। साहब, यही बंगला नंबर 36 है। मीरा उठो, घर आ गया। मीरा की नींद खुलती है। मीरा खिड़की में से बंगले की तरफ देखती है। उसकी गोद में उसका बेटा राहुल सो रहा था। उसे सोने दो, आँख खुलेगी तो वो बंगले के अंदर होगा। मीरा राहुल को गोद में उठा लेती है और रमेश के साथ बंगले के अंदर चली जाती है। बंगले का दरवाजा खुलता है। बंगला बड़ा ही आलीशान होता है। पुराना होते हुए भी उसकी खूबसूरती देखने लायक थी। ये बंगला तो बहुत खूबसूरत है। हाँ, मीरा एक कमरे में राहुल को सुला देती है और बंगले का मुआयना करती है। उसे एक कमरे में एक अलमारी दिखाई देती है। अलमारी के शीशे में वो अपने आप को देखती है। तभी उसके सर पर खून की धार लगती है। खून देखकर मीरा डर के मारे चिल्लाने लगती है। यह सुनकर रमेश दौड़ा दौड़ा मीरा के पास आता है। क्या हुआ? तुम चिल्ला क्यों रही हो? ये देखो, खून। रमेश ऊपर देखता है तो उसे दिखता है कि लाल रंग की शीशी से रंग मीरा के सिर पे गिर रहा है। तुम भी ना, ये तो सिर्फ लाल रंग है, तुम तो खामोखा डर रही हो। तभी रमेश को अलमीरा के ऊपर की रंग और ड्राइंग पेपर दिखाई देता है। जब वो उसे देखता है तो पेपर पर बड़ी सी पेंटिंग्स होती है। ये पेंटिंग्स तो काफी सुंदर है। मगर ये पेंटिंग्स हैं किसकी? क्या पता, पर राहुल इसे देखकर बहुत खुश हो जाएगा। हाँ, उसे ड्राइंग्स काफी पसंद है। शाम को जब सभी खाना खा रहे होते हैं तब मैं पालक की सब्जी नहीं खाऊंगा। ऐसा नहीं करते बेटा, खा लो। नहीं माँ, मुझे पालक पसंद नहीं है। अगर तुम ये सब्जी खाओगे तो मैं तुम्हें एक सरप्राइज दूंगा। कैसा सरप्राइज? वो तो तुम्हें खाना खत्म करने पर ही पता चलेगा। इसके बाद राहुल अपना खाना खत्म कर लेता है। अब मैंने अपना खाना भी खत्म कर लिया है, अब तो मुझे मेरा सरप्राइज दे दो। रमेश वो ड्राइंग पेपर और रंग राहुल को दे देता है। वाह पापा, ये रंग आप कहाँ से लाए? अरे वो सब छोड़ो, अब तुम इससे अच्छी ड्राइंग बनाना। हाँ पापा। अगले दिन रमेश जब अपने काम पर जा रहा था तब उसने देखा कि राहुल ने एक चम्मच की पेंटिंग निकाली है जिस पर खून लगा है। यह देखकर रमेश को काफी अजीब लगा। ये क्या, राहुल ने ऐसी पेंटिंग क्यों बनाई है? वो तो कभी ऐसी पेंटिंग्स नहीं बनाता। राहुल सो रहा था, इसलिए रमेश ने उसे इस पेंटिंग के बारे में कुछ नहीं पूछा। रमेश पुलिस स्टेशन आता है। पुलिस स्टेशन में अपना काम करने लगता है।
तभी मीरा का फोन आता है। हेलो रमेश, हाँ घर का गैस खत्म हो गया है, मैं आपके लिए खाना भी नहीं बना पाई। मैंने गैस मंगवा दिया है, शाम तक आ जाएगा। बस आज के दिन आप होटल में खाना खा लीजिएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। रमेश अपना काम निपटा कर एक होटल में खाना खाने जाता है। तभी होटल का एक आदमी तेल का डिब्बा अंदर लेकर जा रहा था। शायद डिब्बे में कोई छोटा सा छेद था, इसके कारण फर्श पर तेल गिर जाता है। अरे छोटू, ये तेल साफ कर दे। सुनिए, मुझे एक कांटा चम्मच दीजिए। वेटर चम्मच लेकर आ रहा होता है। तभी वहां एक आदमी चलकर आता है। उसका पैर तेल पर पड़ता है और वो फिसलकर वेटर के ऊपर गिर जाता है। वेटर जब आंखें खोलता है तो वो चम्मच उस आदमी के गले में घुसा हुआ होता है। पूरे फर्श पर खून फैल जाता है। ये तुमने क्या किया? साहब गलती से हो गया, मैंने जानबूझकर नहीं किया। रमेश पुलिस स्टेशन फोन लगाता है और एम्बुलेंस को बुला लेता है। वेटर को हिरासत में लिया जाता है और उस आदमी के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। रमेश रात को सोने की कोशिश करता है मगर उसे नींद ही नहीं आती। उसकी आंखों के सामने बार बार सुबह हुआ हादसा आता है। जैसे तैसे करके रमेश सो जाता है। अगले दिन जब रमेश काम कर रहा होता है तब उसे मीरा का कॉल आता है। हेलो, बोलो मीरा। हेलो रमेश, राहुल ने एक अजीब सी ड्राइंग बनाई है। कैसी ड्राइंग? रुको, मैं तुम्हें उसका फोटो भेजती हूँ। मीरा कॉल कट कर देती है और रमेश को उस पेंटिंग का फोटो भेजती है। उस पेंटिंग में सिर्फ एक सुनसान रास्ता था जो खून से लथपथ था। तभी रमेश का फोन बजता है। हेलो सर, मैं पाटिल बात कर रहा हूँ। डीसी रोड पर एक आदमी का अजीब एक्सीडेंट हुआ है। आदमी की मौत हो गई है। तुम कंट्रोल रूम को फोन करके बता दो, मैं वहां पहुंचता हूं। रमेश वारदात पर पहुंचता है तो देखता है कि उस आदमी के मुंह में एक लोहे का रॉड पूरी तरह से आर पार हो गया है। लोगों से पूछताछ करने पर पता चला कि इस आदमी के कार के टायर अचानक से फट गए और गाड़ी जाकर रोड के किनारे बाहर निकली हुई इस रॉड से टकराई। रमेश को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। राहुल एक अजीब सी ड्राइंग बनाता है और उससे खून हो जाता है। शाम को रमेश घर पहुंचकर राहुल से उस पेंटिंग के बारे में पूछता है। राहुल, तुमने ये पेंटिंग क्या सोच के बनाई बेटा? पता नहीं पापा। पता नहीं? तुम खुद पेंटिंग बना रहे हो और तुम्हें पता नहीं? आप उस बच्चे पर क्यों गुस्सा हो रहे हो? ये एक इत्तेफाक भी तो हो सकता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है मेरा। इसके बाद रमेश अपना फोन निकालता है। हेलो पाटिल। यस सर। आज हुए एक्सीडेंट और होटल में मरे हुए आदमी के बीच में कुछ कॉमन है क्या? चेक करो। जैसे ही तुम्हें कुछ खबर मिलती है मुझे फोन करना। जी सर। अगले दिन पुलिस स्टेशन में। सर, ये बिल्ला है। ये उन दोनों का भी दोस्त है। ये तीनों पहले चोरी किया करते थे मगर कुछ सालों से इन्होंने चोरी करना बंद कर दिया है। देखो बिल्ला, तुम्हारे दोस्त तो चले गए, अब बचे हो तुम भी मरने वाले हो, मगर कैसे किसी को नहीं पता। ये आप क्या कह रहे हैं सर? मुझे बचा लीजिए सर। मैं तुम्हें तभी बचा सकता हूँ जब तुम मुझे बताओगे कि तुम तीनों ने मिलकर ऐसा कोई गुनाह या काम किया था जिससे किसी का बहुत नुकसान हो। हम तो बस छोटी मोटी चोरियां करते थे साहब। देखो सच सच बताओ वरना। रमेश अपनी गन निकालता है और लोड करके बिल्ला के सर पर रखता है। बताता हूँ सर, बताता हूँ सर। हम तीनों ने आखिरी गुनाह एक खून किया था। क्या खून? किसका? बंगलो नंबर 36 में एक लड़की रहती थी जो कि पेंटिंग्स बनाती थी। हम तीनों वहां चोरी के इरादे से गए थे लेकिन हमें उसने देख लिया। वो पुलिस को फोन करने वाली थी, इसलिए हमने उसके सिर पे रॉड से हमला करके उसे मार दिया। बंगलो नंबर 36। तभी रमेश का फोन बजता है। मीरा ने रमेश को एक फोटो भेजा हुआ था। वो फोटो को डाउनलोड करने लगता है। उसी के साथ वो अपनी गन अपने गन पॉकेट में रखता है। उसका ध्यान फोटो पर होता है इसलिए गन पॉकेट में ठीक से नहीं बैठता। फोटो डाउनलोड होता है। फोटो में एक आदमी के सिर के बीच में खून लगा हुआ होता है। तभी रमेश की गन नीचे गिरती है और गोली चलकर बिल्ला के सिर के बीच में लगती है।